दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सफ़र देखा है जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार करती हो। आज हम निकल रहे हैं बागेश्वर से एक ऐसी जगह जिसे बागनाथ की नगरी कहा जाता है, जहाँ सरयू और गोमती नदी का पावन संगम इस धरती को खास बना देता है। रास्ते में हम पहुँचते हैं बैजनाथ मंदिर, जहाँ प्राचीन कत्यूरी काल के मंदिर आज भी इतिहास की कहानी सुनाते हैं। आगे बढ़ते ही मिलता है कौसानी, जहाँ से हिमालय की चोटियाँ ऐसा नज़ारा देती है कि दिल वहीं ठहर जाता है। फिर आता है सोमेश्वर, जहाँ धान, गेहूं और आलू की खेती और मिट्टी की खुशबू असली पहाड़ी जीवन का एहसास कराती है। और यहाँ के भटके डुबके, उनका स्वाद भी खास है। आखिर में हमारी मंजिल गगास, जो अपनी ऑर्गेनिक खेती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ पहाड़ी रास्तों का नहीं बल्कि प्रकृति, सुकून और पहाड़ों की असली ज़िंदगी का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत ब्लॉग बागेश्वर से गगास तक का। अभी मैं खड़ा हूँ बागनाथ की नगरी बागेश्वर में, एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बागेश्वर उत्तराखंड का एक प्राचीन और धार्मिक शहर है जो सरयू और गोमती नदियों के संगम में बसा है। यहाँ स्थित बागनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुराने समय में इस शहर को व्याघ्रसर कहा जाता था, जो समय के हाथ बदलकर बागेश्वर हो गया। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ उत्तरायणी मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर है, जहाँ हर तरफ शांति और सुकून महसूस होता है। तो दोस्तों, आखिरकार हम निकल पड़े हैं बागेश्वर की पवित्र धरती से और बाबा बागनाथ का आशीर्वाद लेकर। तो यात्रा शुरू हो चुकी है और एक गगास का खूबसूरत सफर देखते रहिएगा। सुबह की ताजी हवा, पहाड़ों की ठंडक और इन घुमावदार रास्तों पर सफर करने का अलग ही मजा आता है। धीरे धीरे बागेश्वर शहर पीछे छूट रहा है और हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहाड़ों के और भी खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। गांव, ऊंचे पहाड़, हर मोड़ पर उत्तराखंड की एक खूबसूरती दिखेगी आपको। आज का सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं बल्कि इस खूबसूरत जिंदगी को महसूस करने का है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरे सफर पर, देखते रहिए बागेश्वर से गगास की यात्रा। दोस्तों, ये जो सड़क है ना, ये सीधे मेरे गांव की ओर जाती है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये मेरी जड़ है और मेरी पहचान भी है। और दोस्तों, सामने जो गांव है ना, उसका नाम सिरटा है और ये मेरा मायका ननिहाल है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और मेरा बचपन वापस लौट आया हो। यहाँ लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी माँ के नाम से जानते हैं। सच कहूँ, यह एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब पहुंच गए हैं फटगली। ये गांव थोड़ा सा अलग है, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं और हिंदू और क्रिश्चियन सभी मिलजुल के रहते हैं। और जब भी त्योहार होता है, सभी हिंदू और क्रिश्चियन आपस में धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पर ऊपर एक चर्च भी है, जहाँ पर साल में एक बार मेला भी लगता है और उसमें क्रिश्चियन से ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं। और उसके लिए क्या नाम है, चर्च के लिए ये वाला रास्ता आगे से दिख रहा है, ये वाला ऊपर जाते हैं, यहाँ से रास्ता ऊपर को जाता है चर्च के लिए।
ये जो सामने ग्राउंड दिख रहा है ना, वो क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर साल में एक बार टूर्नामेंट होते हैं, मतलब सर्दियों में टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर। पहले पूरी नदी थी ये, लेकिन अब लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड बना लिए है। और नीचे देखो एक बहुत बड़ा ताल है, यहाँ पर मच्छी मारते हैं लोग। और ये इलाका क्या बोलते हैं, सिमार का है। और जो सामने दिख रहा है जैसर है, और ये भी अपने धान गेहूं के लिए जाना जाता है। काफ़ी अच्छी खेती होती है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर एक लेडीज रहती हैं जो नसों के इलाज करती हैं। जैसे आपकी नसें मुड़ गई हो या मोच आ गई हो, अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ आ सकते हो, ये ठीक करती हैं। मैंने सुना है, लेकिन मैं गया नहीं कभी। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो ये है जैसर और गागरे वाला एरिया है। मतलब जैसर बोल सकते हो आप अगर आना हो तो। और देखो ये यहाँ पर नाशपाती खूब होती है, बहुत ज्यादा नाशपाती होती है यहाँ पर। अगर आप नाशपाती के सीजन में आओगे तो पूरे मतलब सड़कें मतलब नाशपाती से भरी रहती है, खिली रहती है। और बहुत ही मतलब ये उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन है यहाँ की। और यहाँ से आपको हिमालय के दर्शन भी हो सकते हैं अगर मौसम ठीक रहता है तो। बहुत ये सामने मंदिर है, देखो बहुत सारे मंदिर हैं। कच्चूरी शैली में बना रखा है इन मंदिर को। देखो झील, देखो यहाँ पर बोटिंग भी होती है। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था, अभी से 3-4 साल हो गए इस झील को बने। और छोटा सा है कस्बा, यहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं। अभी भी टूरिस्ट हैं, देखो अंदर। दोस्तों, आप पहुंच चुके हैं गरुड़ बाजार। बागेश्वर और कौसानी के बीच में बसा एक खूबसूरत कस्बा अपनी रौनक के लिए जाना जाता है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा छोटा सा लेकिन काफी चहल पहल वाला एरिया है। यात्रियों के लिए खास पड़ा हुआ है। स्थानीय दुकानें, लोगों की भागदौड़ और पहाड़ी संस्कृति यहाँ की पहचान है। गरुड़ बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि कुमाऊं की खूबसूरती और स्थानीय जीवन का एक प्यारा सा हिस्सा है। यहाँ से बैजनाथ मंदिर काफी नजदीक है। इस वजह से यहाँ पर श्रद्धालु काफी आते हैं। और यहाँ पर होटल है तो वहाँ पर रुकते भी हैं। दोस्तों, पहाड़ों की यात्रा इस छोटे से बाजार के सफर को बहुत अच्छा बना देती है। तो चलिए दोस्तों, गरुड़ की इस रौनक को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हैं। देखते रहिए, क्योंकि आगे नज़ारे और भी शानदार मिलने वाले हैं। चलिए। मंदिर तक बनाना। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत कौसानी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जैसे ही आप कौसानी पहुंचते हैं, यहाँ की ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, अद्भुत नज़ारे दिल जीत लेते हैं। दोस्तों, कौसानी सिर्फ एक हिल स्टेशन ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य इतना सुंदर लगता है कि बस आंखें ठहर सी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मौसम साफ नहीं है, पूरी धुंध फैली है, तो यहाँ से हिमालय श्रृंखला कुछ भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल इनविजिबल है, कुछ भी नहीं दिख रहा वहां से।
तो दोस्तों आज ये मौका हमने गवा दिया है हिमालय का दृश्य देखने का। कोई नहीं, अगली बार आएंगे तो देखेंगे। यहाँ की शांति शहरों की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग सुकून देती है। हर तरफ चाय के बागान, देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, पहाड़ों की वो ताजगी जो मन को खुश कर देती है। और कौसानी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर गांधी आए थे तो उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था जिसको अनासक्ति आश्रम बोला जाता है। और कौसानी के शॉल भी फेमस है। यहाँ के शॉल होते हैं, वो भी टूरिस्ट आते हैं तो ले जाते हैं, काफी फेमस है। और चाय, जो यहाँ की चाय पत्ती है वो बहुत महंगी जाती है, विदेशों को जाती है। और यहाँ कम ही मतलब लोग बुनते हो चाय क्योंकि बहुत महंगी होती है वो। तो दोस्तों सफर अभी और खास होने वाला है। कौसानी की इन वादियों का आनंद लेते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि उत्तराखंड की खूबसूरती अभी और भी बाकी है। ये है कौसानी का बाजार। छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं यहाँ पर। दोस्तों बागेश्वर में तो गर्मी लग रही थी लेकिन यहाँ पर ठंडक लग रही है, मतलब ठंड का एहसास हो रहा है। और यहाँ पर काफी बड़े बड़े होटल हैं क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं और काफी टूरिस्ट भी आते हैं। दोस्तों यहाँ से एक मंदिर है बहुत दूरी पर, काफी हाइट में है। अगर आप कभी आओगे तो उस मंदिर को जरूर देखना। मतलब गर्मी में भी आपको ठंडक रहेगी वहां पर। और ट्रैकिंग भी है, आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। शांत। और दोस्तों देखो ये बांस के पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। और मौसम भी चेंज हो रहा है, लगता है बारिश आएगी आज फिर से। दोस्तों मई का महीना है लेकिन इस बार ठंड ज्यादा ही लग रही है क्योंकि मई के महीने में तो शायद शहरों में लू लगने लगती है, लेकिन यहाँ पर अभी ठंडा है। शाम के टाइम तो हमें अभी स्वेटर ही पहनना पड़ रहा है और रात को कंबल हो गए हैं। ये देखो शांत वादियों में एक छोटा सा स्टेशन है कौसानी। और यहाँ पर एक आगे मंदिर भी है, वहां पर यात्री रुकते हैं, खासकर जो ड्राइवर लोग हैं वहां पर रुकते हैं। और ऐसा माना जाए तो पहले यहाँ पर काफी एक्सीडेंट होते थे और जब से वो मंदिर बनाए तब से एक्सीडेंट बहुत कम हो गए, मतलब शायद रुक गए हैं, एक्सीडेंट नहीं होते हैं। तो जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता है उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है ये मंदिर। पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे तो फिर यहाँ पर मंदिर बनाया जय हो, तब से यहाँ पर एक्सीडेंट अब नहीं होते हैं। मतलब देखो यहाँ पर हर कोई रुकता है, यहाँ पर भेंट चढ़ाता है और टीका लगा के जाता है। और पानी है यहाँ पर, प्रसाद भी मिलता है कभी कभी। तो दोस्तों अभी थोड़ा पानी पीते हैं, टीका लगाते हैं। दोस्तों कौसानी सामने दिख रहा हो। अभी हम नीचे आ गए और नीचे है सोमेश्वर की घाटी। बहुत ही खूबसूरत घाटी है ये। यहाँ पर धान की खेती और आलू की खेती बहुत प्रसिद्ध है। मुझे सबसे प्यारी जगह लगती है उत्तराखंड में सोमेश्वर की घाटी। इधर चनौदा भी है,
चनौदा एरिया है। ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं वहां पर एक मंदिर है, पिनाक का मंदिर है, ये राइट साइड में है। बिजोरिया, ये बिजोरिया है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सोमेश्वर, कुमाऊं का खूबसूरत इलाका जो अपनी उपजाऊ जमीन और शानदार खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। चारों ओर फैले खेत, हरियाली से भरी घाटी और पहाड़ों के बीच में बसा सोमेश्वर अपने आप किसी जीवन तस्वीर से कम नहीं लगता है। वो दृश्य सिर्फ खेती नहीं बल्कि हमारी पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और सामूहिक जीवन की खूबसूरती को दिखाता है। रोपाई के समय यहाँ का माहौल इतना खास होता है कि खेतों की मिट्टी, लोगों की मुस्कान और गीतों की आवाज पूरे वातावरण को यादगार बना देती है। सोमेश्वर खास तौर पर आलू और धान के लिए जाना जाता है। यहाँ की मेहनत और मिट्टी दोनों ही सोना उगलती है। यही तो पहाड़ की असली पहचान है दोस्तों, जहाँ प्रकृति, मेहनत और संस्कृति एक साथ मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए सोमेश्वर की सुंदर धरती को नमन करते हुए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, क्योंकि सफर अभी भी बाकी है दोस्तों, और ये सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों बने रहिए, आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह दिखेंगे। बस इसके आगे आने वाला है चनौदा। तो ये चनौदा का ही एरिया है, लेकिन सोमेश्वर का इलाका है पूरा। और ये देखो आगे एक लेफ्ट पे जा रहा है बागेश्वर को, बागेश्वर से आ रहे हैं, लेकिन ये दूसरा भी लेफ्ट बागेश्वर को जा रहा है, और राइट साइड को अल्मोड़ा को, और सीधे स्ट्रेट वहां को जा रहा है, अल्मोड़ा को। बहुत ही चहल पहले बाजार में। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि सब्जियां हैं घर की होती हैं यहाँ पे, और अनाज भी घर के मतलब यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। कुछ देखता हूँ, कुछ खाने को मिलेगा, हम भी देखते हैं। भूख लगी है अभी, 2 घंटे तो हो गए हैं घर से निकले हुए, 2 नहीं 3 घंटे हो गए। अब पहुंच चुके हैं लोध वाले इलाके में, एक ऐसा खूबसूरत इलाका जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी कश्मीर के श्रीनगर की घाटियों की खूबसूरती देखी है तो आपको लोध में भी वैसा ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। लोध एक घाटी के बीच में बसा हुआ इलाका है। यहाँ की दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ आपको जैसे गोद में महसूस कराती हैं। हर मौसम में यहाँ की वादियाँ अलग ही रंग दिखाती हैं। बसंत में हरियाली, सर्दियों में बर्फ़ और गर्मी में सुनहरी फसलें। और लोध का मुख्य आकर्षण यहाँ की खेती है। यहाँ के खेतों में धान, गेहूँ और आलू की भरपूर पैदावार होती है। किसानों की मेहनत और प्रकृति की देन मिलकर इस इलाके को न सिर्फ सुंदर बनाती है बल्कि इसे आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। लेकिन लोध सिर्फ प्रकृति और खेती के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और लोगों की सरलता के लिए भी प्रसिद्ध है। गांव की गलियाँ और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और उनके रीति रिवाजों का आप अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप एक शांत, सुंदर और प्राकृतिक जगह की तलाश में हैं तो लोध आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की घाटियाँ, पहाड़ और खेत आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास देंगे। दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं फेमस लोध के भटके डिब्बे। देखिए पहले एक दुकान थी, अब यहाँ पर तो बहुत सारे दुकान बन गए हैं, और भी चीजें। देखो ये हिमका, हिमालय फ्रूट, इन्होंने यहाँ भी खोल दिया अपना शायद। और जो पुरानी भटके दुकान थी ये है ऊपर है, सामने है, ये थी पुरानी। तो अब उन्होंने
बड़ी बिल्डिंग बना ली है, मतलब हटके टुटके बेच बेच के उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है। और उन्हीं को देख देख के बगल वालों ने भी अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। दो तीन तीन चार तो इधर है और आगे भी है। तो दोस्तों कभी आप इधर आओगे तो एक बार जरूर ट्राई करना। और देखो ये यहाँ पर गाड़ियाँ भी रुकी हैं। सबको पता है यहाँ के फटके टुटके कैसे होते हैं, तो एक बार ट्राई करने जरूर आते हैं हम लोग। कोई बाहर है, कोई एमपी से आ रखा है, एमपी की गाड़ी दिख रही है, मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पर खा के जाते हैं जरूर। तो गाइस अगली बार आप भी आओगे इधर तो एक बार जरूर देखना कैसे बनते हैं यहाँ के भटके डुबके। मैंने भी एक बार खाए थे, लेकिन मेरे को ऐसे डुबके पसंद नहीं है। इसमें नमक डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, मुझे सादा है। कड़ी के साथ खाओ, उसमें नमक मिलाओ बाहर से, तब अच्छा लगता है। ये पूरा नमक मिला के मुझे पसंद नहीं आता। दोस्तों अब समयसर इलाका छोड़ दिया हमने और पहुंच चुके हैं रानीखेत वाले एरिया में। रानीखेत को ना बोले तो ये है कि चिंता वाला एरिया है, मतलब सुनसान एरिया है। बहुत ही इक्का दुक्का घर होंगे बीच में, लेकिन ये पूरा जंगल वाला एरिया है। रात के टाइम में मतलब अकेले आने में डर लगता है। दुकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, पूरा जंगल वाला एकदम चढ़ाई वाला एरिया, चढ़ाई है टाउन वाला एरिया एकदम सीधा है। और ये से टाउन है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा सावधानी बरतनी है यहाँ पर। गर्मी का सीजन है तो के जंगलों में पकने लगे होंगे, क्योंकि गेहूं तो कट गए हैं। जब गेहूं कटते हैं तभी सांप भी पकते हैं। तो आजकल तो दिखे नहीं बाजार में, सांप नहीं दिखे, शायद हो गए होंगे लेकिन अभी नहीं हो रखे हैं, मतलब नहीं दिखते हैं बाजार में। देखो पेड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन लगे हैं नहीं लगे हैं वो पता नहीं। देखो सांपल का पेड़ ऊपर लगा, देखना सांपल दिख तो नहीं रहे वैसे। एक ये है, छोटे भी हैं। नीचे पके हैं, नीचे दिख रहे हैं, नीचे वो उधर दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं, नीचे पके हैं। हाँ मेरे को दिखे पके हैं, देखना इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं लगे, उधर लगे थे, पक गए थे वो। इंसान जंगल है, चिड़िया की आवाज है कि वो ये यहाँ से अल्मोड़ा के लिए रास्ता जाता है, जो जा रहा है नीचे को अल्मोड़े को जाता है। ये है बगवाली पोखर की मार्केट, जो रानी के क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गगास में। यह जगह अपने ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए खास तौर पर जानी जाती है। यहाँ की सब्जियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि हल्द्वानी तक इनकी मांग रहती है। गगास की मिट्टी और यहाँ की मेहनत से उगी सब्जियाँ न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि पूरे इलाके में अपनी धाक जमा चुकी हैं। और यहाँ की एक और खासियत है गगास नदी। यह नदी अपने स्वच्छ और शीतल पानी से पूरे रानीखेत की प्यास बुझाती है। घाटियों के बीच बहती यह नदी इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देती है। तो अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती और ताजगी भरे अनुभव की तलाश में हैं, गगास आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों यह थी हमारी यात्रा बागेश्वर से लेकर गगास तक की। घाटियाँ, पहाड़, खेत और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और ऐसी ही खूबसूरत जगहों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।